हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसके 25 क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये सीरीज़ ऐसी है कि आंसर बताना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है उस पेपर को अच्छे ढंग से सॉल्व कराना और कौन सी रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी से, कहाँ से वो क्वेश्चन आ रहा है। हमारा मेन मोटो ये है कि आप उस बुक को अच्छे से पढ़ सकें, फॉलो कर सकें और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, है ना, ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, सिर्फ आंसर बता देने से नहीं होता है। तो थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें कि कहाँ से कौन सा लिया गया और किस तरीके से आंसर्स बताए जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के 25 नंबर क्वेश्चन से। शायद पिछले लेक्चर में 24 क्वेश्चन कराए थे। तो क्वेश्चन है ऑप्टिमम पीएच और एंजाइम्स का। ठीक है, कॉलम 1 में आपको दिया गया है कि नेम ऑफ एंजाइम और ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा बेसिक अगर हम देखें यहाँ पर कि एनसीईआरटी में ऐसा कुछ है, तो एनसीईआरटी को भूल जाइए आप। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं है, पहली चीज़। तो हमें एनसीईआरटी में है नहीं, तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक काइमोट्रिप्सिन दिया हुआ बी ऑप्शन में, काइमोट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 to 8 है। अब काइमोट्रिप्सिन का अगर 7 to 8 है तो हमारे पास बी का फर्स्ट केवल एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में। ये कॉमन सेंस की बात थी। थोड़ा रेफरेंस बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। आप रमेश गुप्ता पढ़ लेंगे, या फिर अगर आप CSIR की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। एनसीईआरटी में आपको ये नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल अगर आप देखें तो ए यहाँ सुक्रेज एंजाइम जो है वो आपका 4.5 से 5.5 तक इसका रेंज दिया होता है, 5.5। तो ये आंसर हम लगा देंगे इसमें। इसके बाद बी का फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज जो पैंक्रियास से निकलता है, लिपिड डाइजेस्ट करता है, उसका हम देखेंगे सेकेंड 9 pH पे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 तो नहीं दिया होगा, 8.5 तक दिया है। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो 8.5 तक दिया है, तो वो 8.5 और 9 को हम मैच कर लेंगे। और बचा एंटेरोकाइनेज, ये भी पैंक्रियास से ही निकलता है, इसका जो है वो 5.5 पे काम करता है, ऑप्टिमम पीएच बेस्ट। ठीक है, तो इसको हम कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं 1-2 मिलेंगे ही पेपर में हर बार, तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, ये आपको थोड़ा सा अगर एडिशनल पढ़ेंगे तो आप नॉलेज रहेगा, आपको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि डीएनए ऑब्जर्व हुआ है। डीएनए रेप्लिकेशन मेसेल्सन एंड स्टैल ने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ को, नॉर्मल बैक्टीरिया की ग्रोथ को अलाउ किया N15 मीडियम में एक जनरेशन के लिए। तो जैसा कि जिसने एनसीईआरटी, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। देखिए क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक लाइट है, आइसोटोप है, एक लाइट है। तो लाइट वाला मतलब नॉर्मल जो हमारा नाइट्रोजन होता है N14 होता है, और उसके बाद इसको आगे लिख देते हैं। और जो हैवी वाला है वो है N15। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसमें क्या है, एक डीएनए हम ले लेते हैं यहाँ पर और उसकी दोनों आर्म 14 की है। चलो हम ऐसे नहीं लेते हैं, डीएनए को हम यहाँ पर ऐसे लाइन वाइज बना लेते हैं। ये डीएनए और ये भी आर्म 14, यानी ये नॉर्मल बैक्टीरिया है। अब इसकी ग्रोथ हम करा देते हैं किसमें, N15 मीडियम में, 15N मीडियम में ग्रोथ करा देते हैं एक जनरेशन के लिए। ठीक है, एक जनरेशन के लिए ग्रोथ कराएंगे तो एक नई आर्म 15 वाली बन जाएगी, एक नई आर्म 15 वाली, नहीं कि 2 बैक्टीरिया बनेंगे। तो एक ओल्ड वाली रहेगी 14 वाली और इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, तो ये 14 वाली और ये क्या है 15 वाली, इसमें भी एक नई बन जाएगी डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये जो पुरानी वाली ओल्ड वाली वो 14 वाली और ये नई 15 वाली, मतलब हमारे पास 2 बैक्टीरिया मिल जाएंगे। अब ये जो 2 बैक्टीरिया हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, दोनों हाइब्रिड। ये अगर N15 वाली ये है लाइट में दोनों आर्म्स 14 की हैं, ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट या हाइब्रिड कहते हैं इसे, या हाइब्रिड भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर बाई चांस 15 की दोनों आर्म्स होती तो इसे हैवी कहते हैं। तो अब सेंट्रीफ्यूज में जब हम इन दोनों बैक्टीरिया को डालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखा है ओनली 1 बैंड एट नॉर्मल लाइट डीएनए पोजीशन। लाइट तो दोनों है नहीं, तो ये दोनों लाइट वाला देखेंगे आप, ये वाला जो है 14 यहाँ पर लाइट है। इसके बाद ये इंटरमीडिएट है 14-15। एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेंगे तो हाइब्रिड जो होगा वो बीच में है, थोड़ा मिडिल, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है, तो वो बीच में रहेगा। लाइट वाला ऊपर रहेगा सेंट्रीफ्यूज में सबसे, और सबसे हैवी वाला रहेगा बॉटम पे, ये आपको दिख जाएगा।
जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो वहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब हमारा इंटरमीडिएट या हाइब्रिड है तो ये बीच में रहना चाहिए, एक बैंड होगा जो बीच में रहेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, इनकरेक्ट है। वन बैंड एट नॉर्मल लाइट पोजीशन एंड अदर बैंड, तो दो बैंड होंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों डीएनए हाइब्रिड है तो दोनों की बैंड एक ही बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों का एक ही बैंड यहाँ पर बन रहा है, ये वाला, और ये हाइब्रिड है। ओनली वन बैंड एट इंटरमीडिएट पोजीशन बिटवीन लाइट एंड हैवी, तो लाइट और हैवी, लाइट कहाँ है, यहाँ नीचे आएगा यानी कि बॉटम पे, और हैवी कहाँ आएगा, ऊपर, उसके बीच में कौन है बनेगा, हाइब्रिड। डायग्राम में आपको दिख रहा है, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि वन बैंड इंटरमीडिएट पोजीशन, अदर बैंड लाइट पोजीशन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है, मेसेल्सन स्टाइल सर ने सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव किया था, तो वो वहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इवोल्यूशन से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज अ पार्ट ऑफ मीसोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा का कौन सा पीरियड, कौन कौन से हैं इसमें से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो मैंने यहाँ पर ये जीआरबी से लिया है और यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिख रही। अब सबसे एरा कितने होते हैं, एक पैलियोजोइक एरा होता है, एक मीसोजोइक एरा, और जो अभी चल रहा है सीनोजोइक एरा करंटली। पैलियोजोइक एरा टोटल 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो कार्बोनिफेरस तो पहले ही काट दो, ये तो है ही नहीं। अब मीसोजोइक एरा जो है उसमें ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ट्राइएसिक अगर आप देखें तो ट्राइएसिक भी है और क्रिटेशियस भी है दोनों, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट यानी कि क्रिटेशियस और ट्राइएसियस दोनों मीसोजोइक एरा का ही पीरियड है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ईयर्स, मिलियन ईयर्स दिए हुए हैं, है ना। और एम्फीबियंस का रेवोल्यूशन कब हुआ, माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स का रेवोल्यूशन कब हुआ, इसके बाद सेकेंड ग्रेट रेवोल्यूशन, और यहाँ पर किसका किसका रेवोल्यूशन कब कब हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जीआरबी आपके पास है तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और अगर आप देखें इसमें तो ये एनसीईआरटी से लिया हुआ है, एनसीईआरटी से लिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि एडॉप्टिव रेडिएशन जो होता है, एडॉप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो एडॉप्टिव रेडिएशन की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एडॉप्टिव रेडिएशन में हम देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गेन। होमोलॉगस ऑर्गेन, होमोलॉगस ऑर्गेन क्या होते हैं, ये जितने भी होमोलॉगस ऑर्गेन हैं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, ठीक है। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, डाइवर्जेंट आप सड़क पे चलते होंगे बहुत बार, तो ऐसे जा रहे हैं अचानक से सड़क पे, यहाँ पे डाइवर्जन लिख गया, आपकी सड़क मुड़ गई इस तरफ, तो यानी कि ओरिजिन सेम जगह हुआ था, दो कारें चली, यहाँ से चलती गई, यहाँ पे डाइवर्जन मिल गया, एक इधर चली गई एक इधर, अब यहाँ पर ए बन गया, यहाँ पर बी बन गया, तो ओरिजिन सेम था लेकिन फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। फंक्शन दोनों का डिफरेंट हो गया। सेम वही है, आप मैन का जो 4 हैंड देख रहे हैं, इसका काम है पिकिंग, पिक करना, लेकिन अगर आप चीता का 4 हैंड देखेंगे, यहाँ पर इसका रनिंग काम है, तो दोनों का ओरिजिन सेम हुआ है ना, दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, चले दूसरी दो जगह से और काम एक ही कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है बोल रहा है कि नॉट एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर, तो होमोलॉगस स्ट्रक्चर ये नहीं है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है, नॉन कॉर्डेट है, और बैट क्या है, ये कॉर्डेट मैमल है, तो दोनों जो है वो क्या है, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल हैं, लेकिन दोनों का फंक्शन सेम है। तो फंक्शन सेम है, ये मतलब ये डाइवर्जेंट शो कर रहा है, सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहा है, कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट शो कर रहा है। और यहाँ पर तीनों, चार्ल्स डार्विन ने जो गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस देखी थी, उनके बीक्स अलग अलग थे क्योंकि उनको फूडिंग हैबिट अलग, फूडिंग हैबिट डिफरेंट थी, इसीलिए उनका बीक का शेप अलग अलग हो गया। ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्जेंट, मतलब ओरिजिन सेम हुआ लेकिन आगे चल के डिवाइड हो गया। तो पहला ऑप्शन हमारा डाइवर्जेंट का यानी कि होमोलॉगस ऑर्गेन का एग्जांपल है। डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट, हनी बी और बटरफ्लाई, इनकी फूड हैबिट या इनके स्टिंग ऑर्गेन की वजह से इनका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर है, इसीलिए है तीनों के तीनों नॉन कॉर्डेट है ना, ऑर्थ्रोपोड्स हैं, लेकिन इनका माउथ पार्ट्स अलग अलग है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। विंग्स ऑफ बैट और विंग्स ऑफ इंसेक्ट, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट। फ्लिपर ऑफ वेल एंड विंग्स ऑफ बर्ड, तो विंग्स ऑफ बर्ड भी क्या है, 4 लिम्ब है, और फ्लिपर ऑफ वेल 4 लिम्ब है, दोनों का ओरिजिन सेम 4 लिम्ब है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी हमारा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मतलब यहाँ पर आप देखें थॉर्न प्लांट की बात करें, बोगनविलिया में थॉर्न भी एक्सियल
पोजीशन से ग्रो होते हैं, और कुकुरबिट्स में ट्रेंडल भी सेम पोजीशन से ग्रो होते हैं। दोनों का ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। थॉर्न का फंक्शन डिफरेंट है, ट्रेंडल का डिफरेंट है। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन और एलील इन अ पॉपुलेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा फैक्टर जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा? तो देखो, जीन फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट आर, कंडीशंस कौन कौन सी हैं ये मैंने जीआरबी से लिया है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है जो जीन फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं होने देती? तो कंप्लीटली रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, मैटिंग जो है रैंडम होनी चाहिए। तो रैंडम मैटिंग है यानी कि रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ जीन। पहला तो ये है कि जो जीन पॉपुलेशन को चेंज नहीं होने देगा। नॉन रैंडम मैटिंग चेंज करेगी, ये भी चेंज करेगी, ठीक है। म्यूटेशन भी चेंज करेगा, म्यूटेशन भी चेंज करेगा, है ना। यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो भी चेंज करेगा, इससे भी चेंज होगी। म्यूटेशन यहाँ पर लिखा म्यूटेशन नॉट अक्कर, तो म्यूटेशन भी चेंज करेगा, लेकिन रैंडम मैटिंग जो है वो चेंज नहीं करेगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओनली सी ऑफ द अबव। तो सी जो है वो हमारा म्यूटेशन कॉज नहीं करेगा, जीन में चेंज नहीं करेगा। ओके, हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता है। तो ये आप वहाँ से पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में हार्डे-विनबर्ग है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इवोल्यूशन में। और इस तरीके की चीज़ें आप जीआरबी और रेफरेंस बुक से पढ़िए, यानी कि ट्रूमैन से भी पढ़ सकते हैं, रमेश गुप्ता से भी पढ़ सकते हैं, और भी कई सारी बुक्स हैं, एमपी कौशिक हो गई, उनसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड ग्रुप किसी पेरेंट्स के, मान लो पेरेंट्स हैं, एक कोई पेरेंट्स हैं, हमें नहीं पता उनका ब्लड ग्रुप अभी क्या है, ठीक है। उनके 5 बच्चे, 5 चिल्ड्रन हैं, 5 में से जिसमें से 2 बच्चे जो हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, 2 बच्चे ए ब्लड ग्रुप के हैं, एक बच्चा उनका ए बी ब्लड ग्रुप का है, एक बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप, 1 विद ए बी। देखो लिखा 2 और ए ब्लड ग्रुप, 1 और फिर 2 जो बच्चे वो बी ब्लड ग्रुप के हैं, और 2 बच्चे उनके बी ब्लड ग्रुप के हैं। अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन अमंग पेरेंट नॉट पॉसिबल। इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो उनके पेरेंट्स में नहीं हो सकता है? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले ए ऑप्शन से। फादर ब्लड ग्रुप ए बी फादर का है तो आई ए, जीनोटाइप आई बी, ठीक है। और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो आई बी और आई बी। मान लो ये वाला ले लेते हैं, तो यहाँ पर ए बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा, और यहाँ पर बी आ जाएगा। तो यहाँ पर ए नहीं आया, इसका मतलब मदर जो है, हो सकता है कि मदर हेट्रोजाइगस, आई ए यहाँ पर आ गया, क्या आ जाएगा? आई ओ, है ना। तो पहले ऑप्शन में हम अगर आई ओ यहाँ पर ले लें, मतलब मदर हेट्रोजाइगस ले लें, जीनोटाइप उसका, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर ए आ सकता है और यहाँ पर बी आ सकता है, मतलब हमारे पास ए बी भी आ गया। अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया, मतलब तीनों ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो गए। तो ए वाला तो हो सकता है, यानी कि मदर हेट्रोजाइगस होगी उसके लिए, लेकिन ए वाला हो सकता है। दूसरी कंडीशन बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं। फादर ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ए है तो आई ए ले लो और आई ओ ले लो, फादर को हेट्रोजाइगस ले लो, और मदर का ब्लड ग्रुप बी है तो मदर का ब्लड ग्रुप भी हेट्रोजाइगस ले लो। मतलब पॉसिबिलिटी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं, टाइम ना लगे इसलिए। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप आएगा, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर ओ आएगा, मतलब चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल लिखा है तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। फादर ब्लड ग्रुप ए बी। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आई ए, एक हो सकता आई ए आई बी, फादर का ये हो गया। और इसके बाद मदर का क्या होगा? मदर का ब्लड ग्रुप ओ है तो आई ओ, इसमें तो 2 ही पॉसिबल है, तो ए बी यहाँ पे आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप ए और बी ही सिर्फ आ रहे हैं, ए भी नहीं आ रहा है, तो किसी भी हालत में ए भी नहीं आएगा इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यही ऑप्शन नॉट पॉसिबल है, यही मतलब यही हमारा आंसर होगा, यही नॉट पॉसिबल है जो ना दे पाए, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, तो इसीलिए यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी निकल के आ जाए फादर एंड मदर बोथ विथ ब्लड ग्रुप ए बी। तो अगर मदर और फादर दोनों का ए बी है तो भी पॉसिबल है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन देख लेते हैं, तो आई ए, यहाँ पर ए और बी रख देते हैं, ये मदर का हो गया और यहाँ पर फादर का जो भी है ए और बी। तो इसमें क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इसमें ए बी आ जाएगा, इसमें ए बी आ जाएगा और इसमें बी आ जाएगा। तो देखो ए बी और बी ये भी पॉसिबल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो पॉसिबल नहीं है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड,
थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर है, मैंने इसको जीआरबी से लिया है, यहाँ पर जीआरबी से लिया है। तो सबसे पहले कोई भी आंसर देखेगा तो फिलहाल तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही दे दिया है, किसी एक को नहीं दिया। अगर ज़्यादातर ओनली सी दिया होता कहीं पे ऑप्शन में, ज़्यादातर लोग ओनली सी लगा के आते। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बाइंड ज्वाइनिंग का काम कौन करता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट मतलब आप देखे होंगे डीएनए को, तो वहाँ पर जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो एक स्टैंड यानी कि जो टेम्पलेट की 3 to 5 होती है, तो न्यू स्टैंड जो होती है 5 to 3 बनती है। ये 5 to 3 एनसीईआरटी में डायग्राम है। और ये जो है वो लैगिंग बनती है, मतलब ये लीडिंग स्टैंड, ये लैगिंग स्टैंड, तो ये होती है 3 to 5। और जो नई स्टैंड बनेगी तो वो लैगिंग बनेगी। हमेशा न्यू स्टैंड जो बनती है वो 5 to 3 बनती है, और जो टेम्पलेट होती है वो 3 to 5 है ना, ये 5 to 3 और 3 to 5। अब क्या होगा, अब बात क्या आती है कि जब ये डीएनए अलग अलग होगा दोनों, तो ये डीएनए आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक डीएनए स्ट्रैंड बन गई। लेकिन दिक्कत इसमें है कि इसमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट है, ये कैसे होगा? तो इसके लिए यहाँ पर बीच में से गैप फिलिंग को एक पहला काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए जो लाइगेज है ये इसके गैप्स को फिल करता है, जोड़ने का काम करता है। दूसरा जो है वो डीएनए पहला तो ऑप्शन हमारा हो गया। और डीएनए को खोलने का काम कौन करता है? एक एंजाइम यहाँ पे जो खोलता चला जाता है इस तरफ डीएनए को, उसका नाम है हेलिकेज। तो हेलिकेज तो ऑप्शन होगा ही नहीं क्योंकि खोलने का काम करता है। अब बच्चा कौन? डीएनए पॉलीमरेज। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको कॉमन सेंस लगा सकते थे, हेलिकेज नहीं करेगा तो ए और सी ऑप्शन जहाँ पे है वहीं लगाएंगे। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे जीआरबी से लिया है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी 5 to 3 है, ड्यू टू विच इट रिमूव और एक्सरसाइज आरएनए प्राइमर को हटाता है। ओकाजाकी पीसेस फिल इट विद डीएनए को उसके बीच में से प्राइमर को हटाकर जो जगह होती है उसको फिल कर देता है ना। फिल करने के बाद इसकी ये मिसपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड को भी रिपेयर करता है, मतलब ये प्रूफ रीडिंग भी करेगा, प्रूफ रीडिंग और साथ ही साथ रिपेयर भी करेगा डीएनए को। क्या करेगा? डीएनए को रिपेयर भी करता है। ये दोनों काम इसके हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी वही काम कर सकता है और लाइगेज तो काम करेगा ही। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डीएनए लाइगेज है, लेकिन ए सी ओनली कहीं दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में हम ए और सी लगा देंगे। हेलिकेज का काम है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड नॉट बी कॉज ऑफ वेरिएशन एमंग ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन। तो कौन सा फैक्टर वेरिएशन नहीं लाएगा? म्यूटेशन वेरिएशन लाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वेरिएशन लाता है, क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन लाता है, लेकिन जो लिंकेज होता है, अब देखो लिंकेज क्या है? लिंकेज जो है वो टू जीन इनहेरिट टुगेदर, दो जीन जो है वो एक साथ इनहेरिट हो, है ना, एक साथ जाने की टेंडेंसी हो उनमें, उसी को हम क्या कहते हैं? लिंकेज। और लिंक जीन जो होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर ना के बराबर करते हैं या नहीं शो करते हैं, इसी वजह से इसमें वेरिएशन नहीं होता। तो ये एनसीईआरटी से सीधा सा क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लीड टू अ फ्रेंडशिप म्यूटेशन। कौन सा फ्रेंडशिप म्यूटेशन नहीं करता है? तो देखो टॉटोमेरिक शिफ्ट में क्या होता है कि ए के साथ टॉटोमेरिक जैसे है यहाँ पर, तो जहाँ पर ए के साथ टी जुड़ता है, ए के साथ टी जुड़ता है, वहाँ पर ए के साथ जो है वो आपका सी जुड़ जाएगा, ठीक है। और जो आपका जी है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? टी, यानी कि जो नहीं जुड़ना चाहिए वो जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी डिलीशन या इंसर्शन नहीं होता टॉटोमेरिक शिफ्ट में। डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन का डीएमिनेशन, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी का भी अगर डीएमिनेशन होता है, जो डीएमिनेशन है उसमें भी बेस पेयरिंग रॉन्ग होती है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे कि व्हेन एडिनाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड, जब एडिनाइन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइपोजेंथाइन एंड देन बेस पेयर विथ साइटोसिन इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो हाइपोजेंथाइन एडिनाइन हाइपोजेंथाइन बन जाता है, और एडिनाइन किसके साथ पेयरिंग करता है? साइटोसिन के साथ, जब ये हाइपोजेंथाइन हो जाता है, ठीक है, हाइपोजेंथाइन एसिड। तो हाइपोजेंथाइन एडेनाइन जो है सी के साथ, थाइमिन की जगह सी के साथ बाइंडिंग होती है। तो ये डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन भी नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म भी नहीं होगा, है ना, टॉटोमेरिक शिफ्ट भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा डिलीशन ऑफ बेस पेयर। अगर एक कोई बेस पेयर डिलीट होता है या ऐड होता है तो उसे हम फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पे दिया है। पॉइंट म्यूटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन दीज रिजल्ट इन द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ एग्जिस्टिंग बेस फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये डीएनए सीक्वेंस से अगर कोई बेस डिलीट हो जाता है या ऐड हो जाता है तो उसे फ्रेमशिफ्ट कहते हैं। और इस ओके, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डिलीशन ऑफ बेस पेयर। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग। तो
अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोटाइड, एडिनाइलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, ये जो दिया है ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, और ये है फॉस्फेट PO4 H3PO4, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो बेसिस होते हैं वो दो होते हैं, एक प्यूरिन होता है और दूसरा पायरिमिडीन होता है, ठीक है, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन जो होता है उसमें वो 9 मेंबर्ड रिंग होती है, 9 मेंबर होते हैं रिंग में, ठीक है, और जो पायरिमिडीन होती है उससे 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है ये। तो हमारे अकॉर्डिंग हम इसको कैसे समझते हैं, जो प्यूरिन की स्पेलिंग छोटी है तो नाम मतलब दर्शन छोटे, नाम छोटा दर्शन बड़े। तो अगर आप प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखें तो इसका 9 मेंबर्ड है, तो 9 मेंबर्ड है तो दर्शन बड़े हो गए। अब पायरिमिडीन की क्या है, स्पेलिंग बड़ी है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नाम बड़ा पर दर्शन छोटे, मतलब इसका स्ट्रक्चर 6 मेंबर ही है, ठीक है। इसमें से अब आपको पता होगा 1 और 3 पे नाइट्रोजन होता है, 1,3 पे नाइट्रोजन होता है, और इसमें 1,3, 7, 9 पे नाइट्रोजन होता है, ये आपको पता होगा। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, ठीक है। तो इतनी सारी जगह, और ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस, शुगर का कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन बेस से ऐड होता है, और कार्बन नंबर 5 जो होता है वो फॉस्फेट से ऐड होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड, तो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता है, गलत। प्यूरिन बेस आर अटैच विद शुगर के साथ 9th नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, मैंने डायग्राम डाल दिया है, तो ये अब डायग्राम NCERT में मिल सकता है और रेफरेंस बुक में तो मिलता ही है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर का कार्बन नंबर 1 और 9th नाइट्रोजन अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ, तो ये एकदम करेक्ट है। फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेकेंड कार्बन एटम एंड 5th कार्बन एटम ऑफ द सब्सटीक्वेंट, तो ये भी गलत है। अगर आप देखें कि एक शुगर जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पर है, तो उसका कार्बन नंबर 2 अटैच होगा यहाँ पर PO4, और दूसरी जो शुगर होगी उसका होगा आपका 5th कार्बन। तो ये यहाँ पर होना चाहिए, कार्बन नंबर 5th और 2 के बीच में क्या लगता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कार्बन नंबर 3 और 5 के बीच में, तो जो कि गलत है। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस पेयर अनादर प्यूरिन, तो प्यूरिन के साथ प्यूरिन नहीं कभी होता है। प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन को अगर बात करें प्यूरिन में, तो प्यूरिन में आता है फ्रेंड्स A और G, A, G, और पायरिमिडीन में क्या आता है, पायरिमिडीन में आता है C, P और U। तो कभी भी प्यूरिन से प्यूरिन ऐड नहीं होता, प्यूरिन से पायरिमिडीन, पायरिमिडीन से प्यूरिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से एक टर्म है जिसमें ट्रांजिशनल बिटवीन एडजेसेंट बायोम। तो जैसे 2 बायोम दिए, एक बायोम ये है, एक बायोम ये, दोनों बायोम है। ये फ्रेश वाटर है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, और यहाँ पे मैरीन वाटर है। तो कुछ एनिमल मैरीन वाटर के हैं, कुछ फ्रेश वाटर के हैं। तो कुछ ये जो जोन है, ये जो बीच वाला जोन है, ये ट्रांजिशन जोन हो गया दोनों का, मैरीन और फ्रेश वाटर। मैंने ये आंसर यहाँ पर GRB से रेफरेंस लिया है। ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 कम्युनिटीज आर रिप्रेजेंट जोन ऑफ स्पेशल इकोलॉजिकल इंटरेस्ट, जैसे ये स्ट्रीज, यहाँ पर मैरीन और फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकोटोन वो एरिया होता है जहाँ 2 कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं, जो डिफरेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं आपस में मिलती हैं, इसी को हम इकोटोन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। लेकिन थर्मोक्लाइन क्या है, जैसे सरफेस वाटर वार्म है और जैसे जैसे डीप में जा रहे हैं पानी में वैसे कूल आ रहा है, तो ये आपका थर्मोक्लाइन। पेलाजिक, पेलाजिक मतलब जो सी कॉलमन में फिशेस पाई जाती हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन्हें पेलाजिक कहते हैं। एबिसल जो है वो डेप्थ और बेड ऑफ द ओशियंस। ये हिंट है एक तरीके से, तो इसे आप नोट करें, बहुत बेहतरीन काम आएंगे आगे और बहुत आसानी से आप कोई भी एग्जाम फाइट करोगे। तो डेप्थ और बेड ऑफ द ओशियंस, ये टर्म्स है, टर्म्स को लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटिंग डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर डेट्रिटस फूड चेन GRB से लिया है। हालांकि आपको ये दूसरी बुक्स में मिल जाएगी, ओल्ड NCERT में मिल जाएगी और बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगी, जो बुक अच्छी है वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर डेड, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर फूड चेन स्टार्ट विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे पहले वाले में भी नहीं है, सेकेंड वाले में भी नहीं है, ये सब ग्रेजिंग फूड चेन है। और ये आपका एक्वाटिक फूड चेन है, जो डायटम से स्टार्ट हो रही है, ये एक्वाटिक है, और ये दोनों ग्रेजिंग है। तो ग्रेजिंग फूड चेन है ये वाली जो आप देख रहे हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है, तो यही है हमारी डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। डेट्रिटस फूड चेन जो होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, मैंने यहाँ पर फिर से GRB से ले लिया है और देखेंगे आप कि डिफरेंट टाइप के सक्सेशन होते हैं।
और उन सक्सेशन में यहाँ पर लिथोजियर है, सेमोजियर सैंड से स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे पहले नंबर पे सेमोजियर मतलब आप देखेंगे सक्सेशन ऑन सैंडी एरियाज। तो फर्स्ट का बी केवल और केवल एक में ही है, तो ये डायरेक्ट कॉमन सेंस से आंसर है और इसको आप तुरंत लगा सकते हैं। बाकी सारा मैच हो जाएगा। सेकेंड का सी है, हेलोजियर जो है वो सी है, यानी कि हेलाइन वाटर या सलाइन वाटर से होता है। इसके बाद थर्ड का डी है, थर्ड यानी कि लिथोजियर जो है वो बेयर रॉक्स पे होता है। और फोर्थ यानी कि पेरिजियर जो होता है वो बायोलॉजिकली फर्टाइल एरिया में होता है। तो ये सारा पेरिजियर आपने नहीं सुना होगा, तो इसे आप जो है नोट कर लेना नोट्स में, तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर जीआरबी में ये दिया हुआ है, तो उससे आप पढ़ लीजिए, नहीं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं जो भी पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और बोल रहा है कि करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी मोर प्रोडक्टिव एंड स्टेबल इकोसिस्टम विच कैन टॉलरेट वेरियस स्ट्रेस। तो जितनी भी डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी कि हेट्रोजेनिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा इकोसिस्टम क्या होगा, प्रोडक्टिव होगा और साथ ही साथ स्टेबल भी होगा। तो हम सब जानते हैं जितना ज़्यादा, जो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बताई थी एरोप्लेन वाली, तो उसमें जितना ज़्यादा हमारे पास स्पीसीज़ होंगी, जितनी ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी, उतना ही इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मोर बायोडाइवर्सिटी इज जनरेटेड वेयर देयर मोर हेट्रोजेनिसिटी, मतलब सिंपल सी बात है, जिधर ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी। और पर्टर्बेशन मतलब होता है जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब आपने देखा होगा जंगल में जब आग लगती है, आग लगने के बाद क्या होता है, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। तो ये दोनों बातें सही है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हेट्रोजेनिसिटी भी होगी, और पर्टर्बेशन जितने भी अवरोध आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेबल का मतलब है कि बायोमास प्रोडक्शन रिमेन फेयरली कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए बायोमास प्रोडक्शन। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट स्टैंड करना चाहिए और रिकवर क्विकली करना चाहिए। तो ये डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट था, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, प्रोडक्टिविटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस बताया था इन्होंने। तो ये महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से हमने लिया है, महाराष्ट्र बोर्ड MH बोर्ड, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, हालांकि ये NCERT में मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो कॉलम दिए हैं और इन कॉलम में आप दो, तो आपको पता ही होगा, मिनीमाता और इटाई। तो मिनीमाता जो होता है वो आपका मरकरी की वजह से होता है, और इटाई जो होता है वो कैडमियम की वजह से होता है। तो अब देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों पहले और दूसरे ऑप्शन सही है। अब कंफ्यूजिंग है ये कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, हम देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन। अब ये ब्लैक फुट डिजीज़ और नॉक नी डिजीज़ आपको नहीं मिलेगी जनरली, मतलब कुछ बुक्स में मिल जाएगी, MP कौशिक वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी, या ट्रोमेंस में देखने को मिल सकती है। तो वहाँ से मैंने हिंट इसका उठाया है। ब्लैक फुट डिजीज़ जो होती है, अगर लॉन्ग एक्सपोजर आर्सेनिक का हो गया, तो आर्सेनिक का अगर लॉन्ग एक्सपोजर है तो उसे ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाती है। और नॉक नी ड्यू टू फ्लोराइड कंजप्शन, अगर फ्लोराइड कंजप्शन होता है तो नॉक नी डिजीज़ हो जाती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये आंसर यहाँ पर मैंने GRB से लिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मरकरी जो है मिनीमाता डिजीज़ करती है, और कैडमियम जो है इटाई आउच भी कहते हैं, ठीक है। और कहाँ, जापान में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको लर्न करनी पड़ेगी, नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा NCERT से है, और अगर हम इसको देखें तो सीधा सा दिया हुआ है, ये NCERT का डायग्राम है, ये NCERT का डायग्राम है। NCERT का अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं D नंबर पे, यहाँ पर D यहाँ पर दिया है। तो D पे अगर आप देखें तो यहाँ पर डेट्रिटस, तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा तुरंत थर्ड, ठीक है। ये क्या है, फॉस्फोरस की मिनरल साइकिल है, जिसमें ये सारी चीज़ें बताया गया। कंज्यूमर डेट्रिटस, फिर सॉयल सोल्यूशन में मिल जाएगी, फिर रॉक्स के थ्रू वेदरिंग होगी तो इससे भी सॉयल में मिल जाएगा, कुछ पानी के साथ बह जाएगा, और कुछ प्रोड्यूसर्स अपटेक कर लेंगे, यानी कि प्लांट जो है खेत में जो होंगे वो अपटेक कर लेंगे, ठीक है। पत्तियाँ गिरेंगी तो लेटर फॉल होगा, फिर डेट्रिटस बनेगा। तो ये एक NCERT से ही उठाया गया डायग्राम है और आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये C, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और आप इसको मैच कर सकते हैं, सेम डायग्राम उठा के डाल दिया गया, बस वहाँ पर ABCD कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ओजोन जो है वो 3 इरिटेटिंग टॉक्सिन, मतलब अगर हम उसमें एक्सपोज हो जाए ओजोन के साथ तो टॉक्सिक सब्सटेंस है। बट प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर सर्व टू फिल्टर आउट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है वो क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उन्हें वो एब्जॉर्ब करती है। सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है।
इसके बाद दूसरा बायोमैग्निफिकेशन से है कि डीडीटी कंसंट्रेशन इन बर्ड्स दैट फीड फिशेस, यानी कि डीडीटी का कंसंट्रेशन बर्ड में जो फिश खाती हैं हैज़ इमेंस, जो इन लेक में पड़ा हुआ है, इज़ मच मोर, ज़्यादा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंडिविजुअल एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन में देखो तो 0.04 पार्ट पर मिलियन है, लेकिन अगर आप फिश ईटिंग बर्ड में देखो तो 25 पार्ट्स पर मिलियन है। मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन उनमें बहुत कम है और जो बर्ड्स है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी से लिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और इसमें आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके इसको सॉल्व कर सकते थे और कुछ लोगों ने किया भी होगा, बहुत सारे लोगों ने किया होगा सही। जैसे कि अगर हम बात करें कि रेडियो आइसोटोप है यहाँ पे फास्फोरस P32 है, एक सेकेंड, एक P32 है और एक Zn65 है। ठीक है, ये दोनों रेडियो आइसोटोप है और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रेसर एलिमेंट, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी बीमारियों को पता भी करने में और एनिमल्स के बारे में बॉडी में जो भी है, जो भी बीमारियां होती हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी में इसको इंसर्ट कराने के लिए ट्रेसर एलिमेंट का के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं ये। अब ये रेडियो एक्टिव की रेस निकालते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे फास्फोरस मैक्रो एलिमेंट है और जिंक माइक्रो एलिमेंट, तो ये तो बिल्कुल आसान सा ऑप्शन है। तो आप मैक्रो की बात करें, अगर मैक्रो एलिमेंट की, ये मिनरल न्यूट्रिशन से लिया गया है एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट। मैक्रो एलिमेंट की बात करें तो इसका हमारे पास शॉर्टकट है चॉन PSK CHON, चॉन PSK का मैनेजर। चॉन एक व्यक्ति है जो PSK कंपनी है उसका मैनेजर है। तो चॉन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये 9 जो है वो मैक्रो एलिमेंट है। इसके बाद जितने भी है माइक्रो है। तो फास्फोरस इसमें आ रहा है, मैक्रो एलिमेंट है, और Zn इसके अलावा आ रहा है तो माइक्रो एलिमेंट, ये एकदम करेक्ट है। रेडियो आइसोटोप ऑफ बोथ P and Z and emit डिफरेंट रेडिएशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दोनों के दोनों जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंट रेडिएशन होते हैं। फिर तीसरा जो है, ये दोनों करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट है। अब ए बी जिसमें करेक्ट है तो ए बी ओनली ये हो सकता है। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, Zn इमिट्स बीटा रेडिएशन। तो अगर हम बात करें Zn65 की तो ये ज़्यादातर गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा मैक्सिमम, और ये बीटा रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है लेकिन लेस, बहुत लेस, और गामा रेडिएशन बहुत ज़्यादा। तो गामा रेडिएशन मेनली प्रोड्यूस करता है, जबकि P32 जो है वो मेनली आपका बीटा रेडिएशन ही करता है, बीटा रेडिएशन ही प्रोड्यूस करता है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, गामा रेडिएशन करता ही नहीं। दीज रिएक्टिव एमिशन कैन बी डिटेक्टेड बाई अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट, जैसा आपने पॉजिट्रॉन इमिशन ट्रांसमिशन मशीन्स होती हैं PET, उसके थ्रू ये हम लोग डिटेक्ट करते हैं, या कई सारी और मशीनें हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा बहुत NCERT से और जो रेफरेंस बुक है उससे भी थोड़ा हट के पूछा गया है, लेकिन ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो करेक्ट आंसर इसको दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि असर्शन और रीजन दिया है। तो असर्शन दिया है टेस्टिस आर सिचुएटेड विद इन एब्डोमिनल कैविटी। तो विद इन तो ये गलत हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। ये मैंने NCERT से लिया है, तो लिखा है टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये गलत हो गया, हमारा असर्शन ही गलत हो गया। फिर बोल रहा है स्पर्म डेवलप एट अ टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस हायर देन बॉडी। गलत लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि स्क्रोटम हेल्प टू मेंटेन लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस दैन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये भी हमारा रॉन्ग है, ये NCERT से कर सकते थे। तो बोथ A and R फॉल्स, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। प्लांट सेम होना चाहिए, मतलब कि अगर हम यहाँ पे एक प्लांट बना लें तो मान लेते हैं कि ये मेल फ्लावर है, जैसे मेज में होता है, और ये रहा फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो प्लांट सेम है, प्लांट एक ही है, ये प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर अलग अलग है। तो इससे पॉलन ग्रेन्स आकर के यहाँ पर आकर के इसको पॉलिनेट किए। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम गेटेनोगेमी कहते हैं। तो देखेंगे गेटेनोगेमी क्या है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन एंथर से स्टिग्मा पे जो जा रहा है वो अलग फ्लावर है, फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। तो गेटेनोगेमी में क्या होता है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है। ऑटोगेमी को भी शो कर रहा है, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, मेल फीमेल दोनों एक ही प्लांट लगे तो दोनों के जीन क्या होंगे, सेम होंगे।
जीनोगेमी होगा नहीं, जीनोगेमी आप देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऑटोगेमी होगा नहीं, ऑटोगेमी का ही टाइप है लेकिन ये अलग थोड़ा टाइप है। क्लस्टोगेमी जिसमें फ्लावर जो होता है ऑलवेज क्लोज होते हैं, ऑलवेज क्लोज फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर, इसमें इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टोगेमी। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ते हैं वियोला, तो वियोला और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, उसमें क्लस्टोगेमी एग्जाम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, बहुत ही आसान है, ये भी एनसीईआरटी से लिया है, ये सारे एनसीईआरटी से लिए हैं। एनसीईआरटी से लेंगे तो इसमें भी लिखा है कि हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी टू सिंथेसाइज गोनाडोट्रोपिन। इसका मतलब डायरेक्ट आंसर दिया है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब सुप्रीम कमांडर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से भी ऊपर होता है और पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है फ्लैट पी हार्मोन निकलता है, मतलब फ्लैट पीजी, FLATPG, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं। FSH, इसके बाद LH, इसके बाद ACTH, TSH है ना, इसके बाद PRL और GH, ये 6 हार्मोन जो है आपके निकलते हैं बेटा। 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। लेडिंग सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ठीक है, जिसको हम ADH भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड डिस्करेज टू एडोलसेंट एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट। तो ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से ही कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एक चैप्टर का नाम है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें ये चैप्टर ये आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा डिस्करेज करेगा किसको, एडोलसेंस एज के स्टूडेंट को। तो सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस इंकरेज करेगा, बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज ऑफ STD HIV ये इंकरेज करेगा। सेक्स एजुकेशन अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये भी इंकरेज करेगा। लेकिन बिलीविंग इन मिथ और मिसकंसेप्शन, जो गलत बातें हैं, जो सही बातें नहीं हैं, उनके बारे में बिलीव करना जो है वो आपका डिस्करेज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल आईयूडीज, जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है ना, वो आपकी कौन सी होती हैं। तो आप ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। तो आप हार्मोन रिलीजिंग नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप आता है, कॉपर रिलीजिंग में CUT, CU7 और मल्टीलोड। हार्मोन रिलीजिंग में आता है प्रोजेस्टेट और LNG20। तो हमारे पास LNG20। मल्टीलोड 375 नहीं होगा क्योंकि ये जो है आपका हार्मोन ये आपका कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर। CUT और CU7 ये सब कॉपर रिलीजिंग है, ये तीनों कॉपर रिलीजिंग है। केवल LNG20 लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है। क्लियर, तो ये दोनों आंसर एनसीईआरटी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जनरली ज़्यादातर लोग नहीं कर पाए होंगे क्योंकि इसमें क्या है कि डाटा बेस्ड पे है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको अवार्ड किया गया नोबेल प्राइज़ 2010 में टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए इन्होंने बहुत पहले से काम कर रहे हैं। मिस्टर रॉबर्ट एडवर्ड नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं और इन्होंने 1950 से ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। और टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन वॉज बर्न इन 1978 में लुइस ब्राउन नाम का एक टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे पहली बार बनाया था। तो बाद में इन्हें जो है ये कहाँ काम करते थे, फाउंडेड द वर्ल्ड फर्स्ट IVF क्लिनिक कैम्ब्रिज में इन्होंने सबसे पहला IVF सेंटर बनाया था, रॉबर्ट एडवर्ड। तो इसका आंसर रॉबर्ट एडवर्ड हो जाएगा। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन था जो कि जनरली बच्चे नहीं कर पाए होंगे और जिन्होंने कर दिया है वो तो अच्छी बात है, जिन कैंडिडेट ने किया है तो बहुत अच्छा है। इसका पेरिस्पर्म ये तो एनसीईआरटी से, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, जिसमें आप देखेंगे कि ऑकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट, ये 2 एग्जाम्पल हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में या नोट कर सकते हैं। रेमिनेंट न्यूसिलस ऑल्सो परसिस्टेंट, मतलब न्यूसिलस जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, वो कभी कभी सीड के साथ रह जाता है। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इज पेरिस्पर्म, इसी को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज फूड लैडन न्यूसिलस, गलत है। रिमेन्स ऑफ इंडोस्पर्म रहेगा तो इंडोस्पर्मिक सीड बन जाएगा, इंडोस्पर्मिक सीड हो जाएगा ये, ठीक है। और इनर सीड कोट को हम क्या कहते हैं, टैगमेन कहते हैं। तो ये नहीं होगा, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट रिमेन्स ऑफ न्यूसिलस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताना है अबाउट ऑल पॉपुलेशन में नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। तो सारे जो पॉपुलेशन होते हैं वो प्रेगनेंसी कॉज नहीं करते हैं, कुछ
कपलेशन जो होते हैं वो प्रेगनेंसी मतलब बियर हो जाती है, उसमें प्रेगनेंसी लीड हो जाती है। तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी उसमें क्या लिखा है, तो एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन एम्पुलर रीजन में होता है। और देखिए अगर होता है तो स्पर्म और ओवम दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा एम्पुलरी रीजन में। तो अगर हम देखें इसमें तो लिखा है कि अराइवल ऑफ ओवम एंड स्पर्म साइमल्टेनियसली इन द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये तो करेक्ट है, मतलब ये इसकी वजह से आपका फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर पहले मान लो एम्पुलरी रीजन में फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म से पहले ओवम आ गया तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। और अगर ओवम एम्पुलरी रीजन में आया कपलेशन के बाद तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दो ऑप्शन ए और सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी बियर नहीं होगी, है ना, दोनों कंडीशन में प्रेगनेंसी बियर नहीं होगी। और एक बीच में कंडीशन जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस पूरे हैं, दोनों अगर साइमल्टेनियसली आते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकेंड लेक्चर था जिसमें हमने अब तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम 80 तक कंप्लीट कर लेंगे, 30 क्वेश्चन। और थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होता है क्योंकि उसका रीज़न होता है कि मैं उसके सोल्यूशन के साथ साथ जो 3 ऑप्शन क्यों नहीं है वो भी मैं बताता हूँ, और कौन सी बुक से लिया गया रेफरेंस वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और बुक का जो जिस पैरा से लिया गया वो पैरा भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसी वजह से इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, लेकिन आप इन्हें सॉल्व करेंगे, नोट करेंगे, जो नोट्स बनाए जा रहे हैं नोट्स प्रॉपरली अगर बनाएंगे तो पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेक्चर अगर बहुत बड़ा लग रहा है तो उसे आप स्पीड में देख सकते हैं, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि नोट करने वाली चीज़ है तो आप नोट कर सकते हैं। मेरा मोटो सिर्फ क्वेश्चन कराना नहीं, क्वेश्चन आंसर कराना है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी क्यों नहीं है वो डिटेल आपको लेक्चर में देने की कोशिश कर रहे हैं। और एनवीएस का कंप्लीट होने के बाद मैं केवीएस 2022 का डिटेल सोल्यूशन में अपलोड करूँगा। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहें और लेक्चर बराबर नोट्स प्रिपेयर करते रहें, लेक्चर देखते रहें। थैंक यू।